सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज हितेश भैया और आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो भाई इन 50 क्वेश्चन को हम आपको बताने वाले हैं। ये आपके संपूर्ण किताब यानी सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। संपूर्ण 50 प्रश्न होने वाले हैं जो कि आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। एवरी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हो तो सामाजिक विज्ञान के लिए आपके वो प्रश्न तैयार हो जाते हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में 99% पूछे जाने वाले हैं इस बार 2026 में। ठीक है, तो मैं आपको इस पेपर के अंदर वो 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि आज की इस क्लास पर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और हर एक क्वेश्चन का सही उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। आपको बता दूं कि हर एक प्रश्न काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन हमने उसका जिक्र नहीं किया है कि ये प्रश्न इतने वर्षों में ये प्रश्न। आप देख सकते हो कि हर एक प्रश्न जो मैंने बताया है वो लगभग आप जान सकते हो कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हर एक प्रश्न जो मैंने बताया सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग एवरी क्वेश्चन के आंसर का जानने का प्रयास करेंगे और हर एक क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारा रहने वाला है जो कि आप देख सकते हो 2022, 23 और 24 में ये प्रश्न हमारा पूछा जा चुका है। प्रश्न हम लोगों का है कि सामाजिक उपबंध नामक जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है ना। तो सामाजिक जो उपबंध हमारी पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो देखिए यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से आपको केवल एक ऑप्शन जो है आपको सही बताना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी का रूस। ठीक है, देखिए रूस वैसे तो आप लोग कह सकते हो एक देश भी होता है, बट यहाँ पर हमारे जो कह सकते हो पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम भी यहाँ पर आप लोगों का रूस है। ठीक है, तो सामाजिक जो उपबंध हमारी पुस्तक है इसके लेखक कौन है या फिर इसकी रचना किसने की थी, तो रूस ने की थी। ठीक है, तो हिस्ट्री का ये आप लोगों का क्वेश्चन है जो आपको तैयार कर लेना है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हमारा है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोगों का है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, यानी जो फ्रांस में क्रांति हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी। तो उसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा खा नंबर, यानी सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति आप लोगों की हुई थी। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारे 2 प्रश्न कंप्लीट हो चुके, अब इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ, यानी राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ था वो किस देश से हुआ था, यानी सबसे पहले राष्ट्रवाद जो हुआ था वो किस देश में हुआ। तो फ्रांस, भारत, इसके अलावा और भी इसके ऑप्शन है। तो पहला फ्रांस दे रखा है, दूसरा भारत दे रखा है, तीसरे और चौथे ऑप्शन को देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन जर्मनी और चौथा ऑप्शन आप लोगों का इटली दे रखा है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था, मैं आपको इसका सही ऑप्शन बताऊं तो वो फ्रांस से हुआ था। कहाँ से? फ्रांस से। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो फ्रांस देश से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या नियम रखे गए। तो देखिए इसमें 4 आपके नियम थे जो कि रखे गए थे। तो सबसे पहला नियम था कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, दूसरा था कि सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, तीसरा था सैन्य शासन की स्थापना हुई और चौथा था गणतंत्र की स्थापना हुई। तो देखिए 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था, तो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी स्थापना हुई थी? गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का घ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें 5 नंबर प्रश्न, तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निरंकुशवाद का तात्पर्य है, यानी निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन बेसिकली हमको एक ऑप्शन याद रखना है। तो निरंकुशवाद से तात्पर्य था ऐसी शासन व्यवस्था, ठीक है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश हो। ठीक है, आप इसको मेरी बातों को अच्छे समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूँ कि निरंकुशवाद का तात्पर्य होता था कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कुछ ही व्यक्तियों का अंकुश हो, उसे हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं।
ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन, जो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोगों का घ नंबर हो जाएगा, इसको आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और इसको नोट करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह किसका कथन था कि जब फ्रांस छींकता है, ये सीखता नहीं होगा, यहाँ पर आप लोग छींकना कर लेना, ठीक है, कि जब फ्रांस छींकता है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसने कथन दिया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाने वाला है मेटरनिक, यानी मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का दे रखा है, इसको जानने का प्रयास करेंगे कि 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो सन 1789 ईस्वी में जो हम लोगों का फ्रांस था वो किस प्रकार का राज्य था, इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा कि ये भैया आप लोगों का असीमित राजतंत्र था। कैसा राज्य था, तो यहाँ पर भैया असीमित राजतंत्र चलता था, तो इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे इसका उत्तर। तो क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, ठीक है। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, आप लोग कह सकते हो जो तो ऑटो वॉन बिस्मार्क जो हमारे थे, इन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 आप नोट करेंगे कि नेपोलियन को या फिर नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जैसे कि जर्मनी का संबंध ऑटो वॉन बिस्मार्क से था, यानी ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था, वैसे ही एक नेपोलियन थे जिनका संबंध एक ब्रिटिश कह सकते हो ब्रिटिश एक थे जिनका नेपोलियन कहा गया था। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो चलिए इसके ऑप्शन को जानेंगे और राइट ऑप्शन को जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए नेपोलियन का संबंध जर्मनी से था कि इटली से था कि फ्रांस से था कि इंग्लैंड से था, बताइए। इसका राइट ऑप्शन हम लोग जानने का प्रयास करेंगे भाई कि इसका राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या होने वाला है। तो नेपोलियन का जो संबंध था वो फ्रांस देश से था। किससे था, फ्रांस देश से नेपोलियन का संबंध था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, और देख सकते हो सारे के सारे जो प्रश्न हैं पिछले कई सालों में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं। निम्नलिखित में से 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो 1871 में जर्मनी का सम्राट किसको घोषित किया गया था, तो विलियम प्रथम को कि विलियम द्वितीय को कि फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम को कि फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को। देखिए चारों के चारों अलग व्यक्ति थे, हालांकि सभी में विलियम लिखा हुआ है तो आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ये आपके अलग अलग व्यक्ति थे, ठीक है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें की, ठीक है। तो 10वें नंबर का राइट आंसर, एक मिनट, जो हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, तो 9 नंबर क्वेश्चन का फ्रांस सही हो गया ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगर हम 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम, ठीक है। तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम। इसके बाद अगर हम 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन जो हमारा था इसका मुख्य कारण था, मैं आपको बता दूं कि इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा रॉलेट एक्ट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉलेट एक्ट, यानी असहयोग आंदोलन चलाने का मुख्य कारण रॉलेट एक्ट था, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे, और क्वेश्चन कह रहा है कि करो या मरो का जो नारा था, तो ये नारा किसने दिया था, कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा था करो या फिर मरो, ठीक है। तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने, और ये आंसर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी लोगों को पता भी होगा इसका आंसर। फिलहाल नोट कर लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी आपको बतानी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन 1882, 1884, 86 ये सारे ऑप्शन गलत हैं। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब लौटे या फिर कब आए वापस भारत।
तो महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस जब आए थे भारत, तो वो वर्ष था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर नंबर हो जाएगा 1915। यानी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस भारत आए थे। ठीक है, चलिए इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और इसको आप लोग हमको राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि वंदे मातरम जो हम लोगों की कह सकते हो जो लिखा गया था वंदे मातरम गीत, इसके लेखक कौन थे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बेसिकली एक ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जो भी भाई कमेंट में करेगा उसकी भाई कमेंट को लाइक किया जाएगा इस दिल वाली इमोजी के साथ में। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये कब चलाया गया था, किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1930 ईस्वी, यानी 1930 में हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन की जानने की बात करें तो पेरियार स्वामी नायकर, जो हम लोगों का पेरियार स्वामी नायकर था, ये कौन था। वैज्ञानिक था, शिक्षाविद था, समाज सुधारक था या फिर इनमें से सभी था वो। तो स्वामी जो पेरियार स्वामी नायकर था वो हम लोगों का क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षाविद भी हो था, वैज्ञानिक भी था वो और समाज सुधारक भी था। उक्त सभी यानी कि ये तीनों के तीनों में ये उक्त सभी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि वो तीनों था, वैज्ञानिक, समाज सुधारक और शिक्षाविद तीनों था। ठीक है भाई, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और समझेंगे। कह रहा है प्रश्न कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था और किस दिन में हुआ था, तो ये आपको बताना है। चलिए इसके ऑप्शन को देखेंगे और सही ऑप्शन के जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था लगभग सभी लोगों को पता होगा कि 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को ये घटना घटी थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से हमारा एक ऑप्शन सही है, वो है हमारा महात्मा गांधी। ठीक है, तो हिंद स्वराज जो पुस्तक थी किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने लिखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं और इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है आप हमें कमेंट के जरिए बताएंगे। आपकी इस तरीके की इमोजी के साथ आपकी कमेंट को लाइक किया जाएगा। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चौरी चौरा में जो हिंसात्मक घटना हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी और किस डेट को हुई थी। तो चौरी चौरा में जो हिंसात्मक घटना घटी थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको आप नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों का है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन था। ठीक है, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये आप लोगों का कथन था। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यानी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म से मेरा अधिकार है और मैं इसको लेकर के जरूर रहूंगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था, जिसका सही ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो चुके हैं और हम जानेंगे अब आगे के प्रश्नों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों का दे रखा है कि आर्थिक महामंदी जो आई थी वो किस वर्ष में आई थी। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी 1919 ईस्वी में हमारी आर्थिक महामंदी आई थी। ठीक है, 1929 में भी 1929 होगा। ठीक है, 1929 लगाइए, 1919 नहीं होगा। तो 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो सन 1785 ईस्वी में जो सूत काटने वाली मशीन थी इसका आविष्कार किया था, आप लोग कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 24 में स्टैनली ने। किसने किया था, स्टैनली ने सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार सन 1785 ईस्वी में किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे।
25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है। तो अमेरिका के किस शहर को सोने का शहर कहा जाता है। तो भाई आप सभी लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था केजीएफ, और उस केजीएफ मूवी में क्या था कि एक शहर था, या फिर कह सकते हो एक जगह थी एल डोराडो। तो एल डोराडो को हम लोग कह सकते हैं सोने का शहर, ठीक है, जो कि अमेरिका में स्थित है। और एल डोराडो की बात केजीएफ मूवी में की गई थी, तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो एल डोराडो जो हम लोगों का ये कहाँ पर स्थित है, अमेरिका में स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन तो जो था इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जिनेवा, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी जिनेवा में, ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड में आपका है। स्विट्जरलैंड में कहाँ पे है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे। 27, 28, 29 और 50 तक की प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्था जो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो ब्रेटन वुड्स नामक जो संस्था है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप या फिर इनमें से कहीं पर भी नहीं है, तो बताइएगा। तो देखिए 27 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी भैया अमेरिका में ब्रेटन वुड्स नामक संस्था आप लोगों की स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 28 की बात करें तो 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945, 1920 या 1942 या फिर 1944 में कब ईस्वी में हुई थी राष्ट्रीय संयुक्त संघ की स्थापना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर आप 1945 लगाएंगे, यानी 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 29 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स नामक जो संस्था है या फिर सम्मेलन है, ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया। जैसे कि ये 1944 में आयोजित किया गया था, लेकिन किस देश में आयोजित किया गया, ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में कि भारत में, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खा नंबर, यानी अमेरिका में ब्रेटन वुड्स नामक जो सम्मेलन था वो आयोजित किया गया था 1944 में, ठीक है, अमेरिका में देश में। 30 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये भी आप लोगों का जिनेवा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जिनेवा में एक मिनट न्यूयॉर्क बता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो आप लोगों का न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर एक क्वेश्चन था अभी आप लोगों का, अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन था कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, तो वो जिनेवा में हुई थी, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पे हुई थी, जिनेवा में। लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों का क्वेश्चन है इसमें न्यूयॉर्क आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे के प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कहाँ प्रारंभ हुआ था, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, यानी किस ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1919 ईस्वी में, ठीक है, यानी 1919 में आपका प्रथम विश्व युद्ध जो था वो आरंभ हो चुका था, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर नंबर हो जाएगा एक मिनट, इसका राइट ऑप्शन ये नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा 1914 ईस्वी, यानी 1940 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध था वो आरंभ हो चुका था, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ब्रिटेन में जो कानून था इसको समाप्त करने का क्या कारण था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए बेसिकली ब्रिटेन में जो कानून था उसको समाप्त करने का एक कारण था, जो कि था राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा यहाँ से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा कि उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। जब उद्योगपतियों और शहरी लोगों ने विरोध किया तब जाकर के ब्रिटेन में कानून समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि जैव संसाधन हमारा कौन सा है, ठीक है। देख लीजिए कौन सा जैव संसाधन है, ठीक है। 33 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैव संसाधन हमारा कौन सा है। तो मत्स्य उद्योग जो हम लोगों का है ये हमारा जैव संसाधन है, बाकी लोहा ये हमारा अजैवीय संसाधन है, तांबा जैवीय संसाधन है, चट्टाने हमारा अजैवीय संसाधन है। बेसिकली मत्स्य उद्योग जो है ये हमारा जैव संसाधन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिशन पाई जाती है। लाल मिशन नहीं, लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी किस कह सकते हो राज्य में पाई जाती है, तो उसका ऑप्शन देखेंगे, यानी इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखेंगे और बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश दे रखा है, तो इसमें आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। यानी गुजरात में आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी उपयुक्त है। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आप लोगों की अत्यधिक उपयुक्त मिट्टी है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर काली मिट्टी हो जाएगा। यानी कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे ज़्यादा उपयोगी मिट्टी या फिर उपयोगी मृदा होती है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न कह रहा है 36 कि लेटराइट मिट्टी, जो हम लोगों की लेटराइट मिट्टी होती है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी हम लोगों की किस राज्य में पाई जाती है। तो देखिए राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इन चार ऑप्शन में से लेटराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो हम लोगों का दिख रहा है महाराष्ट्र, यहाँ पर हम लोगों की लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 37 की, तो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुनः चक्रीय संसाधन है। तो पुनः चक्रीय संसाधन हम लोगों का लोहा है कि ज्वारी ऊर्जा है कि पवन ऊर्जा है कि पशुधन है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 37 नंबर के राइट ऑप्शन की बात करें तो लोहा जो हम लोगों का हो जाएगा, ये हम लोगों का पुनः चक्रीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? पुनः चक्रीय संसाधन हम लोगों का लोहा हो जाने वाला है। इसके बाद अगर हम 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभावित संसाधन है। तो संभावित संसाधन हम लोगों का कौन सा है, तो चलिए उसको देखेंगे, ऑप्शन इसकी बात करेंगे। तो ऑप्शन देखिए दे रखा है कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बॉक्साइट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा पवन ऊर्जा। तो यहाँ पर हम लोगों का संभावित जो संसाधन है वो पवन ऊर्जा होने वाला है, ठीक है। चलिए भाई 39 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार, ठीक है, जो सीढ़ीदार सोपानी खेती होती है वो की जाती है। तो वो हमारा कौन सा प्रांत या फिर कौन सा राज्य है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान या फिर उत्तराखंड। तो सीढ़ीदार सोपानी जो फसल है, खेती है, वो आप लोगों की उत्तराखंड में की जाती है। कहाँ पे? उत्तराखंड में की जाती है। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करना, कह रहा है कि इन चार ऑप्शन में से हम लोगों का एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो मिट्टी का प्रकार कौन नहीं है? तो पीली, काली, लेटराइट। तो ये सभी तो मिट्टियाँ होती हैं, लेकिन जो सीमेंट होती है ये हम लोगों का एक मिट्टी का प्रकार नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन आपको बताने हैं और इसका राइट ऑप्शन क्या है मैं बताता हूं आपको। ऑप्शन नंबर गुजरात, यानी गुजरात जो हम लोगों का है, यहाँ पर हम लोगों की काली मृदा यानी काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। यानी भैया हम लोगों का जो चिपको आंदोलन है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन को जानेंगे और इसका सही जो ऑप्शन है उसको देखेंगे। मृदा संरक्षण से कि वन संरक्षण से कि जल संरक्षण से कि वायु संरक्षण से। यानी भैया जो हम लोगों का चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित था? तो 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वन संरक्षण, यानी चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित था। आगे क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत, भौगोलिक क्षेत्र का कौन सा प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है? ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान की, हरे पेड़ की, सघन झाड़ी। देखो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पति जो भौगोलिक क्षेत्र है ये राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 हमारा अगला क्वेश्चन है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध जो है, सलाल डैम जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? महानदी, चिनाब नदी, सतलुज नदी, ठीक है, सतलुज नदी की कृष्णा नदी। तो सलाल बांध जो हम लोगों का है ये हम लोगों का कहाँ बना हुआ है? चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो सलाल बांध कहाँ पर बना है? चिनाब नदी के ऊपर। चलिए क्वेश्चन अगर हम बात करें 45 की, तो क्वेश्चन कह रहा है कि रबी की फसलों को बोने का समय होता है। तो रबी की फसलों का बोने का सही समय क्या होता है? सही समय होता है अक्टूबर दिसंबर, यानी अक्टूबर में और दिसंबर में किसी भी महीने में आप रबी की फसलों को बो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तो जायद फसल का उदाहरण कौन सी हमारी फसल होने वाली है? तो चलिए ऑप्शन को देखेंगे और सही ऑप्शन जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर गेहूं, धान, चना, एक मिनट, अब देखिए गेहूं, धान, चना, तरबूज, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से अगर हम बात करते हैं तो हमारी जायद फसल कौन है, तो तरबूज हमारी जायद फसल होने वाली है। इसके बाद अगर हम 47 नंबर क्वेश्चन देखें तो इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो चावल, चना, मोटी अनाज, कपास में से हमारी रबी की फसल कौन सी है, तो चावल हम लोगों की रबी की फसल होने वाली है। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है या फिर उपयुक्त है, तो चाय की जो खेती होती है वो अत्यधिक पर्वतीय क्षेत्रों में यानी पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 49 नंबर अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सी रोपण फसल है, तो रोपण फसल इनमें से कौन सी है, तो देखिए रोपण फसल आप लोगों की गेहूं है कि गन्ना है कि चना है कि मूंगफली है, तो बात करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गन्ना, यानी रोपण फसल हम लोगों की गन्ना है जो कि रोपण फसल है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अब जितने भी प्रश्न बताए हैं वो सारे प्रश्न अगर आप नोट कर लेते हैं तो ये मान के चलिए सामाजिक विज्ञान के पूरे संपूर्ण किताब के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इनको आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, तो देख सकते हो कितनी बार, और मैं आपको बता दूं कि हर एक प्रश्न काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है लेकिन हमने उसका जिक्र नहीं किया है कि ये प्रश्न इतने वर्षों में ये प्रश्न, आप देख सकते हो कि हर एक प्रश्न जो मैंने बताया है वो लगभग आप जान सकते हो कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हर एक प्रश्न जो मैंने बताया सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिलहाल अगर हम बात करें मोटे अनाज के रूप में कौन सी फसल सम्मिलित की जाती है, तो इसके ऑप्शन को देखते हैं और बताते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो चना दे रखा है, ज्वार दे रखा है, मूंगफली दे रखा है और आपकी मूंग दे रखी है। तो मोटा अनाज हम लोगों का जो कहा जाता है आम भाषा में वो होता है ज्वार, यानी गेहूं के बाद जो दूसरा हम लोगों का कह सकते हो मेन अनाज होता है वो ज्वार होता है, यानी ज्वार की हम लोग रोटियां भी बनाते हैं और हम लोग गेहूं की भी रोटियां बनाते हैं। तो इस तरीके से आज की इस क्लास के अंदर हमने सोशल साइंस कह लो या फिर सामाजिक विज्ञान कह लो, ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान के आज की इस क्लास के अंदर हमने देखे 50 ऐसे प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2026 के लिए 101% कह लो या फिर 99% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इन प्रश्नों को तैयार करने के बाद आप इनका रिवीजन करते रहना और आपको यही प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।